L-17 हिंदी अध्याय 161 क्षय का नाश संशोधित संस्करण कृपया ध्यान दें बार बार सदस्यता न लें। _3 इस बीच हिलोव पर लिटिल गू ने ड्रोन द्वारा जापानी गश्ती जहाज और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लिया था। वह बेहद उत्साहित था। कई सालों तक एंकर के रूप में उसने पहले कभी इतने विस्फोटक दृश्य नहीं कैद किए थे। वह पहले से ही अंदाजा लगा सकता था कि ये वीडियो भविष्य में उसकी जिंदगी कैसे बदल देंगे। यान फेई ने जापानी गश्ती नौकाओं और लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जिससे न सिर्फ उसे ढेर सारा पुण्य मिला था, बल्कि उसके दिल का दबा हुआ गुस्सा भी निकल आया था, जिससे उसे अचानक ताजगी और स्फूर्ति का एहसास हुआ। अपना मिशन पूरा करने के बाद ड्रोन ने मुड़कर अपनी ऊंचाई कम की और तेजी से उत्तर पूर्व दिशा में उड़ान भरी। उसी समय आगे समुद्र का पानी अचानक उबलने लगा और फिर एक मिसाइल सतह से फटकर ड्रोन की ओर हवा में उड़ी। यान फेई ने ठंडे स्वर में उपहास किया। हालांकि उसका मुख्य निशाना जापानी लड़ाकू विमान और गश्ती नौकाएं थीं, क्वांटम रडा समुद्र की सतह के नीचे सीवुल्फ हमलावर परमाणु पनडुब्बी पर लगातार नजर रख रहा था। उसने पनडुब्बी पर हमला न करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह पानी के नीचे के लक्ष्यों पर हमला करने की ड्रोन की क्षमता को उजागर नहीं करना चाहता था। अब जबकि पनडुब्बी ने पानी के नीचे से एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागकर नजदीकी हमला किया था, यान फेई ने उसकी हरकत को पहले ही भांप लिया था। मिसाइल अभी अभी लॉन्च हुई थी, पूरी तरह से ऊपर भी नहीं पहुंची थी, तभी उसने उसे भांप लिया। तेजी से वह तुरंत उस इलाके से निकल गया। सीवुल्फ श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी द्वारा प्रक्षेपित की गई विमान रोधी मिसाइल की गति केवल 2.5 मैक थी, जिसे मूल रूप से वायु रक्षा अभियानों के लिए डिजाइन किया गया था। यह 3 मैक की गति से उड़ रहे ड्रोन के एक बाल को भी छू नहीं सकती थी। हालांकि अगर ड्रोन की क्वांटम रडार स्कैनिंग क्षमता न होती, जो नीचे छिपे सीवुल्फ की पहले से चेतावनी दे देती, तो ये किसी भी विमान रोधी मिसाइल के अचानक हमले का शिकार हो सकता था। लेकिन यान फेई सीवुल्फ श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी की क्षमता से भी वाकिफ था। हालांकि अब उसके पास समुद्र की सतह के नीचे से हमला करने की क्षमता थी, लेकिन उसके पास मौजूद M120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कमजोर संस्करण सीवुल्फ के पतवार को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर वह सीवुल्फ के पतवार को भेद नहीं पाता, तो ड्रोन को मूल्यांकन में मेरिट पॉइंट नहीं मिलते और उसकी पानी के नीचे हमला करने की क्षमता उजागर हो जाती। इसलिए अनिच्छा से यान फेई ने एक निरर्थक प्रयास के बजाय रणनीतिक वापसी का विकल्प चुना। अंतरिक्ष से उपग्रह निगरानी में ड्रोन तेजी से उत्तर पूर्व की ओर उड़ रहा था और उसका उड़ान पथ आश्चर्यजनक रूप से जापान के ओकिनावा प्रांत में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े वायुसेना अड्डे की ओर था। उड़ान जारी रखते हुए ड्रोन का सामना जल्द ही एक गरजते बादल से हुआ। उससे बचने के बजाय वह सीधे गरजते बादल में उड़ गया और अंतरिक्ष में उपग्रहों की नजरों से बचने के लिए घने बादलों का इस्तेमाल किया। फिर उसने तेजी से अपनी नाक नीचे की ओर झुकाए, समुद्र तल में डूब गया और तेजी से दिशा बदलकर चुपचाप शंघाई की ओर बढ़ गया। उपग्रह की दृष्टि गरजते बादल के कारण धुंधली हो गई, जिससे ड्रोन का पता नहीं चल पाया। कितनी भी देर इंतजार करने के बावजूद ड्रोन बादल से बाहर नहीं निकला। खुफिया जानकारी मिलने पर अमेरिकी और जापानी टोही विमान तुरंत तूफानी क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। 1 घंटे बाद जब कई टोही विमान घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें काले बादलों और बिजली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, यहां तक कि उनके रडारों ने भी कोई लक्ष्य नहीं देखा। किसी को पता नहीं चला कि F-15 लड़ाकू विमान कहां गया। इस प्रकार प्रचंड तूफान के बादलों के बीच अमेरिकी और जापानी सेनाएं केवल यही अनुमान लगा पा रही थी कि F-15 विमान तूफान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। फिर भी उनके मन में यह विश्वास करना कठिन था कि लड़ाकू विमान इतनी बड़ी भूल कर सकता है, प्राकृतिक शक्तियों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वह कहीं छिपा होगा, बस वे उसे अस्थायी रूप से ढूंढ नहीं पाए। freewebnovel.com इस बार ड्रोन के मिशन ने न केवल ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव को बचाया, बल्कि जापानी गश्ती नौकाओं और हवाई जहाज को भी डुबो दिया, जिससे उसे अच्छी खासी मेरिट मिली। यह एक बेहतरीन ऑपरेशन था। यान फेई परिणाम से बेहद संतुष्ट थे। उनके सहायक मस्तिष्क ने इस मिशन के दौरान ड्रोन द्वारा अर्जित योग्यता को बारीकी से दर्ज किया। दियाओयू द्वीप समूह के जल क्षेत्र में 2 F-15J लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए मिसाइलें दागना, 1000 मेरिट पॉइंट अर्जित करना, प्रत्येक F-15 लड़ाकू विमान के लिए 500 मेरिट पॉइंट। एक समुद्री गश्ती हेलीकॉप्टर को मार गिराना, 100 मेरिट पॉइंट अर्जित करना, प्रत्येक गश्ती हेलीकॉप्टर के लिए 100 मेरिट पॉइंट। एक बड़े गश्ती जहाज को डुबोना, 1500 मेरिट पॉइंट अर्जित करना, एक बड़े गश्ती जहाज
गैर सैन्य के लिए 1500 मेरिट पॉइंट, 2 मध्यम आकार के गश्ती जहाजों को डुबोना, 1000 मेरिट पॉइंट अर्जित करना प्रत्येक मध्यम गश्ती जहाज। गैर सैन्य के लिए 500 मेरिट पॉइंट, 32 दुश्मनों को मारना, 32 मेरिट पॉइंट अर्जित करना। इस उड़ान से अर्जित कुल मेरिट अंक 3632 थे। कुल मिलाकर 7525 मेरिट अंक प्राप्त हुए। अनजाने में लेवल 4 ड्रोन ने सिर्फ 2 उड़ानों के बाद कुल 7525 मेरिट पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। अगर ये लेवल 3 ड्रोन होता तो अपग्रेड के लिए लगभग पर्याप्त होता, क्योंकि लेवल 3 ड्रोन को लेवल अप करने के लिए केवल 10,000 मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि लेवल 4 ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक 1 लाख मेरिट पॉइंट से अभी भी एक बड़ा अंतर है। लेवल 4 ड्रोन के लिए मेरिट पॉइंट्स हासिल करने की प्रक्रिया लेवल 3 ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि अपग्रेड की गति वास्तव में तेज दिखाई देती है। इससे पहले F-15 लड़ाकू विमानों के खिलाफ, जिन्हें केवल गुप्त हमलों के माध्यम से ही हराया जा सकता था, लेवल 4 ड्रोन ने अत्यधिक शक्ति दिखाई तथा उन्हें तुरंत ही मार गिराया, उतनी ही आसानी से जैसे सड़ती हुई लकड़ी को खींचना या सब्जियों को काटना। ताइवान के हेलोग जहाज के कप्तान के बेटे लिटिल गू द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट लाइव और डाई पर किए गए लाइव प्रसारण से प्रभावित होकर महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में हवाई युद्ध की खबर शीघ्र ही पूरी दुनिया को पता चल गई, क्योंकि वीडियो तेजी से फैल गया और नेटिजन्स ने इसे हर जगह साझा किया। चीनी लोग ड्रोन की असली पहचान से अनजान थे और यहां तक सोच रहे थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। नतीजतन इंटरनेट पर जापानी गश्ती जहाजों की निंदा और उनके चालक दल के साथ उनके क्रूर व्यवहार, हमारे जहाजों को डुबोने की कोशिश और फिर धन संपत्ति लूटने और हत्या की साजिश रचने के लिए शोक की लहर दौड़ गई। ताइवान ने घबराहट भरी चुप्पी साधे रखी। मुख्य भूमि के खिलाफ उनके सबसे बड़े समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान थे, और अब जब ये दोनों दिग्गज आपस में भिड़ रहे थे तो उन्होंने किसी भी पक्ष को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि चुप रहने का विकल्प चुना। खुलकर बोलने से किसी को ठेस पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए कुछ न कहना ही बेहतर समझा। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आपस में उलझे हुए थे और उनके पास ताइवान से निपटने की कोई ऊर्जा नहीं बची थी। अगर अब मुख्य भूमि पर हमला हो जाए तो वे क्या कर सकते थे? भागकर शरणार्थी बन जाएं। स्थिति की जड़ को न समझते हुए ताइवान के अधिकारी इस दौरान असामान्य रूप से आज्ञाकारी रहे, शुतुरमुर्ग की भूमिका निभाते रहे और ऐसे विषयों को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए जो मुख्य भूमि को नाराज कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ध्यान आकर्षित न हो जाए। जापान में हंगामा मचा हुआ था, फिर भी वे अमेरिका को दोष देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे केवल अपने ही राष्ट्रीय अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, यह मानते हुए कि इन अधिकारियों और अमेरिकी पक्ष के बीच संवादहीनता के कारण ही अमेरिकी सेना ने उनके विमानों और गश्ती जहाजों पर बिना उकसावे के हमला किया। उनका आक्रोश तब और बढ़ गया जब चीन द्वारा पहले पकड़ी गई रेड ड्रैगन पनडुब्बी और उसके चालक दल को अभी तक वापस नहीं किया गया था, और अब उन्होंने 2 F-15J लड़ाकू विमान और 3 गश्ती जहाज खो दिए हैं, जिससे पुरानी शिकायतें उनके गुस्से को और भड़का रही हैं। उन्होंने अपने घरेलू अधिकारियों की कड़ी निंदा की। अगर कुछ दिन पहले जब जापानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति से हाथ मिलाया था, तब उनकी लोकप्रियता में थोड़ी वृद्धि नहीं हुई होती, तो जापानी प्रधानमंत्री को विपक्षी दल की ओर से एक और महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता था। सौभाग्य से जापानी जनता मानव रहित हवाई वाहन UAV के कारण कर्मियों, हथियारों और उपकरणों के मामले में अपने नुकसान की गंभीरता से अनभिज्ञ थी। अन्यथा अगर जापानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति पर मौके पर ही शारीरिक हमला भी कर दिया होता तो भी वह अपनी जनता का विश्वास पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। जापानी जनता के निशाने पर ताइवान के अधिकारी भी थे। उन्होंने ताइवान को मुख्य दोषी ठहराया और तर्क दिया कि अगर ताइवान की मछली पकड़ने वाली नौकाओं ने उनके सेनकाकू द्वीपों पर आक्रमण न किया होता तो उन्हें अपने करीबी सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष नहीं करना पड़ता। इस आरोप से ताइवान के उन लोगों को गहरा दुख हुआ जो जापान के प्रति सहानुभूति रखते थे, जिन्होंने हमेशा जापानियों को अपना रिश्तेदार माना था और खुद जापानी बनना चाहते थे। फिर भी अब वे सोच रहे थे कि जब भी कोई बात बिगड़ती थी तो उनके रिश्तेदार उनसे क्यों उलझते थे। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को एक दुविधा में पाया, एक कड़वी सच्चाई जिसे वह बयान नहीं कर सकता था। उन्होंने गहन जांच की थी और पुष्टि की थी कि उनका कोई भी नवीनतम मॉडल F-15 लड़ाकू विमान घटनास्थल वाले क्षेत्र में किसी मिशन पर नहीं था। उपग्रह चित्रों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि F-15 में कोई विशिष्ट रंग रूप नहीं था, जिससे पता चलता है कि यह अमेरिकी नहीं था।
हालांकि F-15 लड़ाकू विमान अमेरिकी हथियार विक्रेताओं द्वारा दुनिया भर में बेचा जाता था और कई देशों की वायु सेनाएं ऐसे विमानों से सुसज्जित थीं, लेकिन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ही इसका नवीनतम मॉडल था। इसलिए ये संदेह पैदा हुआ कि यह नवीनतम मॉडल F-15 अमेरिकी सेना का ही होना चाहिए। इससे ये सवाल उठा, यदि अमेरिकी सेना अशांत समुद्री क्षेत्र में F-15 का संचालन नहीं कर रही थी और दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में देखा गया F-15 उनका नहीं था, तो इसका निर्माण किसने किया और यह किस शक्ति का था? उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सिवल श्रेणी की हमलावर परमाणु पनडुब्बी दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में एक गुप्त मिशन पर थी। उन्होंने F-15 में इस गड़बड़ी का पता लगाया और उस पर मिसाइल से एक गुप्त हमला भी किया। हालांकि मिसाइलें F-15 से चूक गईं, लेकिन पनडुब्बी ने इसके बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली। उस डेटा से पता चला कि F-15 की भागने की गति मैक 3 तक पहुंच गई, जो अमेरिकी प्रोटोटाइप के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने ये भी पाया कि यह नवीनतम मॉडल F-15 लड़ाकू जेट हर आयाम में उनके प्रोटोटाइप से लगभग 20% बड़ा था। अमेरिकी प्रोटोटाइप से काफी अलग इस डेटा की खोज ने अमेरिकी सेना को अफ्रीका और जापान में प्रीडेटर ड्रोन के उन्नत संस्करण से जुड़ी पिछली घटनाओं की याद दिला दी। उन घटनाओं में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के वेश में रहस्यमयी ड्रोन बिना किसी निशान के दिखाई दिए थे, जो मूल मॉडलों से कहीं ज्यादा युद्धक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वह ड्रोन पिछली लड़ाई के बाद गायब हो गया था, जिससे आगे अध्ययन के लिए कोई निशान नहीं बचा। अब जबकि अमेरिकी सेना को F-15 लड़ाकू विमान के एक और अचयनित उन्नत संस्करण का सामना करना पड़ा था, उन्हें अंदेशा था कि यह F-15 बड़ी मुसीबत बन सकता है और उनके लिए एक अजीबोगरीब आश्चर्य लेकर आ सकता है। प्रीडेटर ड्रोन और F-15 के बीच दिखने में भारी अंतर के कारण अमेरिकी खुफिया विभाग ने अभी तक विश्लेषण के लिए दोनों को आपस में नहीं जोड़ा था। फिर भी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने और इस F-15 का पता लगाने के लिए उत्सुक अमेरिकी सेना के पास अपनी मान मर्यादा त्याग कर जापानी खुफिया विभाग से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उन्नत F-15 लड़ाकू विमान के सुराग खोजने के लिए खुफिया और संचार प्रयासों को फिर से शुरू करना पड़ा। यान फेई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके लेवल 4 ड्रोन अवतार का दिन के उजाले में हमला इतना हंगामा मचा देगा, लेकिन उसने पहल करने वाले की ईश्वर की नज़र से रोमांच का आनंद लिया, क्योंकि वह संबंधित पक्षों को एक भयंकर वाकयुद्ध में उलझा हुआ देख रहा था। पहले शक्तिहीन वह इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को केवल एक मूकदर्शक के रूप में देख सकता था, ज्यादा से ज्यादा मौखिक निंदा व्यक्त कर सकता था, जो अंततः व्यर्थ था। अब केवल एक हमले से विश्व मामलों को प्रभावित करने और कई देशों और क्षेत्रों में कूटनीतिक बदलाव लाने की क्षमता के साथ उसे गर्व की लहर महसूस हुई, मानो ड्रोन उसके हाथ में हो, उसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया हो। लेकिन इसी वजह से यान फेई ड्रोन अवतार के इस्तेमाल में और भी ज्यादा सतर्क था, किसी भी तरह की कोई भी चूक जाहिर होने से डरता था। वरना ड्रोन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को जो भारी नुकसान पहुंचाया था, उसे देखते हुए एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने पर शायद देश भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। उसके पास भागने और मौत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अगले कुछ दिनों में चीन के आसपास के जल क्षेत्र में जापानी और चीनी मछुआरों के बीच संघर्ष की कई घटनाएं हुई। कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के कारण ये घटनाएं व्यापक रूप से चर्चा में रहीं। जब तक इंटरनेट से जुड़ा जा सकता था, ये स्पष्ट था कि हर कोई इनके बारे में बात कर रहा था। हालांकि यान फेई ने खुद को नियंत्रित किया और ड्रोन को हमले के लिए तैनात नहीं किया। उसे अवचेतन रूप से लग रहा था कि ड्रोन को बार बार तैनात करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मछली पकड़ने के ये विवाद असल में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा रचे गए थे। उन्होंने विवादित जलक्षेत्र में जाल बिछाए थे ताकि गुप्त F-15 लड़ाकू विमान को फंसाकर या तो उसे पकड़ सके या मार गिरा सके। यान फेई की सावधानी ने अनजाने में उसे एक संभावित घातक आपदा से बचा लिया। चीनी पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की कार्रवाइयों से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। वे इस अवसर का उपयोग F-15 लड़ाकू विमान के स्रोत का पता लगाने के लिए करना चाहते थे। खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि F-15 लड़ाकू विमान संभवतः किसी चीनी व्यक्ति द्वारा, या कम से कम चीन की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसलिए चीनी पक्ष भी इस छिपी हुई ताकत की पहचान करना चाहता था, क्योंकि कोई भी अपने क्षेत्र में सरकार के नियंत्रण से बाहर इतनी शक्तिशाली सैन्य संपत्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी संबंधित पक्षों को निराशा हुई, क्योंकि यान फेई अपनी नई सावधानी के कारण जाल में नहीं फंसा और इससे उसे जोखिम से बचने में मदद मिली।
यान फेई द्वारा ग्रीन पाइन कैपिटल के वित्तपोषण और निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद से दोनों संस्थाओं के बीच संबंध पूरी तरह से खराब हो गए थे। जिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों ने शुरुआत में ड्रीम फूड्स से संपर्क किया था और बातचीत शुरू की थी, उन्होंने अचानक बातचीत बंद कर दी और वेट लॉस कुकीज के अंतर्राष्ट्रीय एजेंट बनने से इनकार कर दिया। उनके लगातार पीछे हटने से अन्य एजेंट भी पीछे हट गए, जिससे वेट लॉस कुकीज के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की बोली अस्थायी रूप से रुक गई। यान फेई और लू पिनपिन को पूरा यकीन था कि ग्रीन पाइन कैपिटल, यान फेई द्वारा उन्हें अपनी कंपनी में निवेश न करने देने के बदले में उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। एक सक्षम उद्यमी होने के नाते लू पिनपिन स्वाभाविक रूप से उद्यम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण चाहती थी, इसलिए उन्हें चिंता थी कि वेट लॉस कुकीज विशाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश न कर पाए। ड्रीम फूड्स के खिलाफ ग्रीन पाइन कैपिटल की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए लू पिनपिन ने उन यूरोपीय एजेंटों के डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया जो अचानक पीछे हट गए थे और पाया कि उनमें से कुछ में ग्रीन पाइन कैपिटल का निवेश नहीं था। उनकी अचानक वापसी भ्रम और कुछ अफवाहों पर विश्वास करने, भीड़ का अनुसरण करने और पीछे हटने का फैसला करने के कारण हुई थी। इसलिए लू पिनपिन ने इन कुछ एजेंटों को एक एक करके निपटाने का फैसला किया, ताकि उन्हें यूरोप में वेट लॉस कुकीज के एजेंट के रूप में विकसित किया जा सके। लेकिन हाल ही में वो खुद यूरोप जाने में बहुत व्यस्त थीं और उन्हें अपनी ओर से बातचीत करने के लिए अपनी सचिव लियू टिंगटिंग को भेजना पड़ा। लू पिनपिन के मार्गदर्शन में लियू टिंगटिंग की व्यावसायिक क्षमताओं में तेजी से सुधार हुआ और वह स्वतंत्र रूप से मामलों को संभालने में सक्षम हो गईं। लू पिनपिन द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने पर उन्होंने तुरंत अपनी सहायक के साथ कंपनी के लिए नए बाजार विकसित करने हेतु यूरोप की यात्रा की और ग्रीन पाइन कैपिटल के घेरे को तोड़कर यूरोप में एक नया परिदृश्य गढ़ने का संकल्प लिया। लू पिनपिन ने उद्यम के व्यवसाय को विकसित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यान फेई को यूरोपीय बाजार में वजन घटाने वाली कुकीज लाने की कोई चिंता नहीं थी। उनका ध्यान कहीं और था। दुनिया भर की प्रमुख प्रयोगशालाओं से प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रायोगिक डेटा और सारांश एकत्र करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी खर्च करने के बाद डेटा में मौजूद कमियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया गया था। अनगिनत सिमुलेशन और निष्कर्षों के बाद महत्वपूर्ण रूप से उन्नत सहायक मस्तिष्क ने अंततः प्रतिरक्षा प्रणाली में त्वचा एंटीबॉडीज को शामिल करने वाली एक नई तकनीक को डिकोड किया, जिसने प्रतिरक्षा प्रणाली के दूसरे व्यावहारिक अनुप्रयोग को चिन्हित किया। freewebnovel.com। इस नई तकनीक में प्रतिरक्षा प्रणाली में नए त्वचा एंटीबॉडीज जोड़े जा सकते हैं। एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली में त्वचा एंटीबॉडीज आ जाएंगी, तो मानव त्वचा पर मौजूद किसी भी त्वचा परजीवी का प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा तुरंत पता लगा लिया जाएगा और फिर प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद टी कोशिकाएं या फैगोसाइटिक कोशिकाएं इन छोटे परजीवियों को निगल लेंगी, जिससे मनुष्यों में त्वचा परजीवियों से होने वाली किसी भी समस्या को रोका जा सकेगा। इसके अलावा इन त्वचा प्रतिपिंडों में स्मृति पुनर्जनन क्षमता होती है, जो क्षतिग्रस्त त्वचा की स्वतः पुनर्प्राप्ति और पुनर्स्थापन को बढ़ावा दे सकती है। त्वचा प्रतिपिंड मानव शैशवावस्था के दौरान व्यापक रूप से मौजूद थे, यही एक कारण है कि शिशुओं की त्वचा हमेशा चमकदार रहती है। हालांकि जैसे जैसे मनुष्य यौवन में प्रवेश करता है, ये त्वचा प्रतिपिंड जल्दी से गायब हो जाते हैं, जिससे समय के साथ मानव त्वचा खराब होने लगती है और विभिन्न त्वचा परजीवी उत्पन्न होने लगते हैं। परिणामस्वरूप लोगों को स्वस्थ और सुंदर त्वचा बनाए रखने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। त्वचा एंटीबॉडी का अनुप्रयोग व्यापक है और यह शरीर में त्वचा के दाग धब्बों, रंग, दाग धब्बों और ढीलेपन जैसी असामान्यताओं का पता लगा सकता है। एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली इन असामान्यताओं का पता लगा लेती है, तो यह मूल स्मृति के आधार पर त्वचा को स्वचालित रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए त्वचा मरम्मत कार्यक्रम को सक्रिय कर देती है। इसका मतलब है कि त्वचा एंटीबॉडी के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली की क्रिया के तहत मानव त्वचा हमेशा उत्तम स्थिति में रहेगी, दाग धब्बों, रंग की अनियमितताओं, दाग धब्बों या ढीलेपन से मुक्त। परिणामस्वरूप लोग बिना मेकअप के भी जवां और अधिक सुंदर दिख सकते हैं। सहायक मस्तिष्क ने प्रतिरक्षा प्रणाली में त्वचा एंटीबॉडीज डालने की तकनीक को पहले ही समझ लिया था। हालांकि इन एंटीबॉडीज को पहुंचाने वाली दवा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी और इसके कुछ दुष्प्रभाव अभी भी मौजूद थे। सहायक मस्तिष्क अब इस दवा को अनुकूलित कर रहा था, जिसका उद्देश्य इसके दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त करते हुए इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना था, ताकि इसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए यान फेई ने त्वचा के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर एंटीबॉडी जोड़ने का निर्णय लिया। उदाहरण के लिए आंखों, चेहरे, हाथों, पैरों के आसपास की त्वचा के लिए विशेष एंटीबॉडी,
दाग धब्बों को कम करना, चेहरे की झाइयां हटाना, त्वचा को गोरा करना और परजीवी हटाना आदि। एक बार जब सहायक मस्तिष्क की प्रौद्योगिकी एक्सट्रपलेशन प्रणाली इन आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय एंटीबॉडी जोड़ने की विशिष्ट तकनीकों पर काम कर लेती, तो यान फेई के पास सौंदर्य प्रसाधन तकनीक का एक पूरा सेट होता और वह सौंदर्य प्रसाधन बाजार का पूर्ण स्वामी बन जाता। वजन घटाने वाली कुकीज की सफलता के बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी एक और सुनहरा अवसर लाने के लिए तैयार थी। कुकीज की तुलना में त्वचा पर प्रतिरक्षा प्रणाली तकनीक के इस प्रत्यक्ष अनुप्रयोग के व्यापक और गहन अनुप्रयोग थे और इसका बाजार और भी बड़ा था। इसमें ड्रीम टेक्नोलॉजी के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की क्षमता थी। हालांकि तकनीक अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और यह पता नहीं था कि यह कब पूर्ण होगी, फिर भी यान फेई पहले से तैयारी कर सकता था। इसलिए उसने लू पिनपिन को शंघाई के पास एक सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन कारखाना खरीदने का निर्देश दिया ताकि संभावित उत्पाद निर्माण की तैयारी की जा सके। अपने पिछले अनुभवों को देखते हुए लू पिनपिन को यान फेई का अनुरोध आश्चर्यजनक नहीं लगा, बल्कि वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि यह इस बात का संकेत था कि कंपनी जल्द ही एक बिल्कुल नया उत्पाद लॉन्च करने वाली है। उसने उपयुक्त लक्ष्य ढूंढने के लिए शंघाई के आसपास की फैक्ट्रियों की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर लू पिनपिन ने शंघाई नगर निगम सरकार से संपर्क करना भी शुरू कर दिया और कंपनी की सुपर गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए शहर में एक भूखंड खरीदने की योजना का प्रस्ताव रखा। हालांकि यान फेई और लू पिनपिन ये जानकर निराश हुए कि शंघाई का शहरी विकास इतना परिपक्व हो चुका था कि जमीन के बड़े टुकड़े उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न मालिकों से छोटे भूखंड खरीदने पर न केवल अत्यधिक कीमतों का सामना करना पड़ता, बल्कि होल्डआउट की समस्या भी पैदा होती। अगर एक भी मालिक बेचने को तैयार नहीं होता तो उनकी गगनचुंबी इमारत परियोजना विफल हो सकती थी। इसलिए यान फेई ने अपना लक्ष्य बदल दिया। दूसरे सबसे अच्छे विकल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने शंघाई के उपनगरों की ओर रुख किया और अब अविकसित भूमि पर जोर नहीं दिया। फिर उन्हें शंघाई के पूर्वी बाहरी इलाके में एक अधूरी 45 मंजिला इमारत मिली। प्रायोजक से अचानक धन की कमी के कारण इस विशाल अधूरी इमारत का निर्माण रुक गया। हालांकि अन्य उद्यमों ने इस जमीन और अधूरी इमारत को अपने कब्जे में लेने का इरादा किया था, लेकिन साइट निरीक्षण के बाद उन्हें यह विचार छोड़ना पड़ा। पूरी इमारत को उच्चतम मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया था। केवल 45 मंजिला होने के बावजूद यह इमारत 240 मीटर ऊंची थी और इसका कुल क्षेत्रफल 250,000 वर्ग मीटर था। निर्माण के लिए चुनी गई सामग्री उच्चतम मानकों की थी, जिसकी कुल लागत 8 अरब युआन सजावट के खर्च को छोड़कर थी। इसे समझने के लिए शंघाई की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत शंघाई सिटी सेंटर बिल्डिंग 632 मीटर ऊंची है और इसकी लागत केवल 14.8 अरब युआन है। चूंकि ऊंचाई के साथ निर्माण लागत में तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए 45 मंजिला इमारत पर 8 अरब युआन खर्च करना एक फिजूल खर्ची माना गया। अगर यान फेई को नए सिरे से 45 मंजिला नई इमारत बनानी पड़े तो भी उसकी लागत 1 अरब से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए जब संभावित खरीदारों को पता चला कि इस इमारत की निर्माण लागत 8 अरब तक पहुंच गई है, तो उन्होंने तुरंत अपनी रुचि वापस ले ली। जब यान फेई और लू पिनपिन को इस इमारत के बारे में पता चला तो उन्होंने शुरुआत में उत्सुकतावश इसे देखा, लेकिन पाया कि यह उनकी जरूरतों को अप्रत्याशित रूप से पूरा करती है। यान फेई की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने तुरंत वास्तुकला विशेषज्ञों को इमारत का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। निरीक्षण से पता चला कि निर्माण सामग्री वास्तव में उच्चतम मानक और मूल्य की थी। हालांकि ये दावा नहीं किया जा सकता था कि यह इमारत दुनिया की सबसे मजबूत इमारत है। ये रिक्टर पैमाने पर 9 से कम तीव्रता वाले भूकंपों को भी बिना ढहे झेल सकती है। अगर युद्ध के दौरान इस पर बम भी गिरता तो भी ये पूरी तरह से ढहने के बजाय आंशिक रूप से ही क्षतिग्रस्त होती। निरीक्षण में शामिल विशेषज्ञों ने इमारत की गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे ज्यादा मजबूत निर्माण कभी नहीं देखा। इन विशेषज्ञ आकलनों ने यान फेई को बहुत आत्मविश्वास दिया। अगर वह खुद ऐसी इमारत बनाते तो इसमें कम से कम 2 साल लगते, और चूंकि उनकी गुणवत्ता की मांग भी ऐसी ही होती, इसलिए निवेश इस आधी अधूरी गगनचुंबी इमारत के बराबर ही होने की संभावना थी। इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए वह इसे खरीदने के लिए उत्सुक हो गए। freewebnovel.com। इस प्रकार यान फेई और लू पिनपिन ने चुपचाप विचार विमर्श किया। यान फेई ने पूछा, पिनपिन, हमारी कंपनी के पास इस समय कितनी नकदी है? लू पिनपिन को किसी रिकॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें आंकड़े अच्छी तरह याद थे। कंपनी को शुरुआत में बिक्री में दिक्कत हुई, लेकिन बाद में उसने तेजी से प्रगति की।
पिछले लगभग 10 दिनों में दैनिक बिक्री 50,000 बक्सों को पार कर गई है और पिछले 3 दिनों में यह आंकड़ा प्रतिदिन 1 लाख बक्सों से ज्यादा पर स्थिर हो गया है। इसका मतलब है कि हम रोजाना कम से कम 20 करोड़ युआन कमा रहे हैं। चूंकि कंपनी ने हाल ही में कोई बड़ा निवेश नहीं किया है, इसलिए पिछले कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिससे हमारे पास अभी 6.7 अरब युआन नकद बचे हैं। यान फेई हैरान रह गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि कंपनी के खाते में इतनी बड़ी रकम होगी। वह हमेशा से थोड़ा लापरवाह रहा था, हालांकि उसने लू पिनपिन के कहने पर कुछ समय के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, लेकिन वह उसमें टिक नहीं पाया और आखिरकार सारा मामला लू पिनपिन के पास वापस आ गया। वह कभी कभार ही खाते का बैलेंस चेक करता और कुछ देर चुपके से उसे देखकर खुश हो जाता। उसे पता ही नहीं चला कि कुछ ही दिनों में बैलेंस इतना बढ़ गया था। ये पता चलने पर कि कंपनी के फंड में कोई समस्या नहीं है, यान फेई ने कहा, पिन, मैंने उस अधूरे भवन को खरीदने और इसे हमारी कंपनी के भविष्य के मुख्यालय के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। लू पिनपिन ने भौहें चढ़ाई और कहा, हालांकि वह इमारत मजबूत है, लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा है और वह लागत नियंत्रण के सिद्धांत का पालन नहीं करती। इसके अलावा, हालांकि इसका मुख्य निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें कोई फिटिंग नहीं की गई है। इसे खरीदने के बाद हमें इसमें लगातार पैसा लगाना होगा, जिससे इसकी लागत और भी बढ़ जाएगी। मुझे हमेशा लगता है कि यह जरूरी नहीं है और यह बहुत ही बेकार है। हाल ही में यान फेई जिंदगी और मौत के बीच जी रहा था। जापान में रहते हुए वह एक आंख खुली रखकर भी सोता था, इसलिए उसने सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया। कंपनी का मुख्यालय चुनते समय उसने सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वह उन साधारण इमारतों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था, इस डर से कि किसी दिन उनमें आग लग सकती है या बमबारी हो सकती है। हो सकता है कि उसे मारे जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का भी समय न मिले। इतनी मजबूत इमारत में रहने से कम उसे खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त समय तो मिलेगा ही और वह एक भ्रमित भूत बनकर नहीं रह जाएगा। यान फेई ने कहा, पिन, मुझे पता है कि इस इमारत की लागत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए स्वीकार्य है। और चूंकि इसका मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसकी साज सज्जा बाकी है, इसलिए हमारे लिए आंतरिक डिजाइन की योजना बनाना सुविधाजनक है। क्या आप जिस कार्यालय भवन में काम करते हैं उसे अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित नहीं करना चाहते? freewebnovel.com। यान फेई का आकर्षक सुझाव सुनकर पहले विरोध कर चुकी लू पिनपिन भी ललचाने लगी। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से चीजों को सुंदर बनाने की चाहत होती है, न सिर्फ खुद को बल्कि अपने कमरों को भी। लू पिनपिन के लिए डिजाइन और प्लानिंग के लिए तैयार एक इमारत घर के डिजाइन और प्लानिंग से जुड़े उनके सभी सपनों को पूरा कर सकती है। freewebnovel.com। ये देखकर कि लू पिनपिन कुछ हद तक ललचा रहा है, यान फेई ने जल्दी से लोहा गर्म करते हुए कहा, केवल इतनी मजबूत इमारत ही हमारी सुरक्षा कर सकती है। क्या तुम उस समय को भूल गए जब जापानी हमें ले जाने के इरादे से हमारे कार्यालय में घुस आए थे? यान फेई द्वारा याद दिलाए जाने पर लू पिनपिन को अचानक वह दृश्य याद आया जब हिदेओ ओगावा ने उसे और यान फेई को लगभग अगवा कर लिया था, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने झट से कहा, मैं समझ गई। चूंकि तुम्हें यह इमारत इतनी पसंद है तो चलो इसे खरीद लेते हैं। यान फेई ने कहा, तो हमें जल्द से जल्द शंघाई नगर निगम सरकार से संपर्क करना होगा ताकि हम अपना खरीद प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें और फिर बातचीत के चरण में प्रवेश कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द इमारत का अधिग्रहण कर लूंगा और डिजाइन व नवीनीकरण का काम शुरू कर दूंगा। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस साल के अंत तक इस इमारत में रहने लग जाएंगे। लू पिनपिन ने कहा, साल के अंत तक हम इस इमारत में जा पाएंगे या नहीं, ये काफी हद तक सरकार की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। वैसे क्या हमें यह इमारत खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेना होगा? यान फेई ने सिर हिलाया और कहा, हमारे लिए बैंक से कर्ज न लेना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि मुझे बैंक की ऊंची ब्याज दरों की चिंता है, बल्कि इसलिए कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। बैंक कर्ज के लिए हमेशा कुछ न कुछ गिरवी रखना जरूरी होता है ना? हमारी कंपनी में सबसे कीमती चीज क्या है? पहली चीज तो वेट लॉस कुकीज फॉर्मूला है, जिसे हम गिरवी नहीं रख सकते। दूसरी चीज कंपनी के शेयर होंगे। जैसे ही हम कर्ज मांगेंगे, बैंक निश्चित रूप से गिरवी के रूप में हमारे शेयर मांगेगा और वे इन शेयरों का मूल्य अपने मानकों के अनुसार तय करेंगे।
अगर हमारी कंपनी का विकास सुचारू रूप से चलता रहे और नकदी प्रवाह भरपूर रहे तो सब ठीक है, बैंक हमें परेशान नहीं करेगा क्योंकि हम उन्हें भारी मुनाफा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो बैंक गिरवी के मूल्य को तुरंत कम कर सकता है और फिर हम पर और गिरवी रखने या कर्ज तुरंत चुकाने का दबाव डाल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी बैंक के हाथों में चली जाएगी। इसलिए मैं हमारी कंपनी दूसरों से वित्तपोषण लेने, पैसे उधार लेने या बैंकों से ऋण लेने की तुलना में धीरे धीरे विकसित होती है। प्रबंधन के विशेषज्ञ और पूंजी के कामकाज में पारंगत लू पिनपिन यान फेई की बात सुनकर चिंतित हो गए और बोले, फेई, मैं आपकी चिंताएं समझता हूं और आपने जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है वे वास्तव में घटित होती हैं। लेकिन व्यापार में लाभों को साझा करना महत्वपूर्ण है और एकाधिकार बिल्कुल नहीं। अगर हम बैंकिंग कंसोर्टियम को अपने हितों के घेरे में नहीं लाएंगे तो भविष्य में जब हमें उनकी मदद की जरूरत होगी तो वे हमारा साथ देंगे या जब हम नीचे होंगे तब हमें लात भी मारेंगे। आपको समझना चाहिए कि हित समूह कितने शक्तिशाली होते हैं। यान फेई ने अपनी नाक पर चुटकी काटते हुए कहा, चलो देखते हैं कि क्या हम इस अधूरी इमारत के आसपास की जमीन भी खरीद सकते हैं। लू पिनपिन ने तुरंत पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? पास की जमीन पर एक नई इमारत बनाओगे? freewebnovel.com। यान फेई ने जवाब दिया, हमें मुख्यालय के लिए बस इसी एक इमारत की जरूरत है। मैं इसके बगल वाली जमीन खरीदकर वहां अपना नया खाद्य प्रसंस्करण कारखाना बनाना चाहता हूं। लू पिनपिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमारी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही है? आप अचानक यहां एक बिल्कुल नई फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री क्यों बनाना चाहते हैं? यहां जमीन सस्ती नहीं है और फूड फैक्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल करना बेकार है। यान फेई ने आह भरते हुए कहा, मुझे हाल ही में जानकारी मिली है कि जिस जमीन पर हमारा वर्तमान वजन घटाने वाली कुकीज बनाने वाला कारखाना है वह किसी और से पट्टे पर ली गई है और इसके उपयोग का अधिकार संभवतः टाउनशिप द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लू पिनपिन चौंक गए और जल्दी से पूछा, हमारी खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री का टाउनशिप के साथ एक औपचारिक अनुबंध हो चुका है और अनुबंध में अभी 3 साल बाकी हैं, यानी हम इस जमीन का इस्तेमाल अगले 3 साल तक कर सकते हैं। अब वे जमीन कैसे वापस ले सकते हैं? यान फेई ने कहा, हमारी खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री बहुत ज्यादा कमाई कर रही है और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ भी अच्छे हैं। आसपास की बस्तियों के सभी किसान इस फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं। फैक्ट्री में पहले काम करने वाले मजदूर कंपनी छोड़ चुके थे क्योंकि पिछले मालिक ने उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन हमारे अधिग्रहण के बाद फूड फैक्ट्री की तरक्की देखकर वे फिर से हमारे लिए काम करना चाहते थे। हालांकि मूल्यांकन के बाद हमने पाया कि वे योग्य नहीं थे और इसलिए हमने उन्हें अस्वीकार कर दिया। ये सभी लोग इस टाउनशिप के स्थानीय निवासी हैं और इसलिए असंतुष्ट हो गए हैं और बदले की भावना से टाउनशिप पर फूड फैक्ट्री से जमीन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। लू पिनपिन को इस बात का एहसास था क्योंकि फैसला असल में उसी का था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी नाराजगी रखेंगे और बस्ती पर जमीन वापस लेने के लिए दबाव डालेंगे ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। यान फेई ने आगे कहा, लेकिन इन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है। ये चाहे कितना भी गला फाड़कर चिल्लाएं, ये अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। दरअसल इनके पीछे एक ऐसा गिरोह छिपा है जिसका कोई छिपा हुआ एजेंडा है। ये गिरोह हमारी वजन घटाने वाली कुकीज की तेजी से बढ़ती सफलता का फायदा उठाने से चूक गया है या इस स्थिति का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करके अपनी कंपनी में जबरदस्ती निवेश करने देना चाहता है। संक्षेप में, उनका मकसद इस कार्रवाई में हिस्सा पाना है और उनकी इसी संलिप्तता की वजह से ही बस्ती पर भारी दबाव है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जल्द ही वे समझौता करके हमारी फूड फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई करेंगे। लू पिनपिन ने कहा, फिर भी टाउनशिप समझौते को तोड़कर हमें छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, है ना? यान फेई ने कुछ निराश होकर कहा, मैंने इसकी जांच पहले ही कर ली है। फूड फैक्ट्री के पिछले मालिक ने जमीन के इस्तेमाल के अधिकार हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए थे, जिसमें टाउनशिप के अधिकारियों को रिश्वत देना भी शामिल था। अब रिश्वत लेने वाला अधिकारी पकड़ा गया है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से हमने ये जमीन हासिल की है वह गैरकानूनी है और दूसरे पक्ष के पास इसके ठोस सबूत हैं। जब तक टाउनशिप हमारे हस्ताक्षरित अनुबंध को रद्द करने के लिए इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती रहेगी, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। कानूनी तौर पर हम ही दोषी हैं। कई तूफानों का सामना करने के बाद लू पिनपिन ने यान फेई की बात का मतलब तुरंत समझ लिया, लेकिन उसे अन्याय का एहसास हुआ।
जब वह शुरुआत कर रही थी तब इन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन अब जब फल पक गया है तो वे हिम्मत करके उसे तोड़ रहे हैं। उसने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? यान फेई जाहिर है इतना प्रभावशाली नहीं था कि इतनी जल्दी जान पाता कि कोई उसे निशाना बना रहा है। जब उसने ऑक्सिलरी ब्रेन को इंटरनेट से सामग्री डाउनलोड करने दी तो उसने शंघाई के आसपास घट रही घटनाओं से जुड़ी ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। अपनी शक्तिशाली फिल्टरिंग क्षमताओं का इस्तेमाल करके ऑक्सिलरी ब्रेन ने ड्रीम टेक्नोलॉजी और यान फेई से जुड़ी जानकारी छांट ली। उसका विश्लेषण करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा। हालांकि यान फेई को निशाना बनाने वाले इस समूह ने जानबूझकर खुद को प्रकट नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन बातचीत के दौरान उन्होंने निशान छोड़े। ऑक्सिलरी ब्रेन उनकी गोपनीय जानकारी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के बावजूद यान फेई ने इस गुट के अस्तित्व और अपने सामने आने वाले संकट को पहचान लिया था। इसलिए वह पहले से ही एहतियाती कदम उठाना चाहता था। हालांकि यान फेई लू पिनपिन को सहायक मस्तिष्क की भूमिका नहीं बता सका। उसने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि इस उत्पाद को किसने विकसित किया है? ये शोध संस्थान भले ही वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित हों, लेकिन उनके पास काफी शक्ति है और उनके अपने सूचना स्रोत हैं। उन्होंने इन लोगों की साजिशों का पर्दाफाश पहले ही कर दिया था। वे अन्य कारणों से इन लोगों का सीधे सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुझे तैयार रहने को कहा। दुनिया में किसी भी चीज का डर अचानक पकड़े जाने से ज्यादा होता है। अगर ड्रीम फूड्स की वजन घटाने वाली कुकीज की बिक्री के सीजन में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की जमीन टाउनशिप द्वारा वापस ले ली जाती है, जिससे उत्पादन रुक जाता है, तो इसका ड्रीम फूड्स पर भारी असर पड़ सकता है। इससे न सिर्फ उन्हें बाजार में अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी गंवानी पड़ेगी, बल्कि उन्हें अनुबंध तोड़ने के लिए एजेंटों और उपभोक्ताओं को मुआवजा भी देना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ड्रीम टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान होगा। यही वजह थी कि यान फेई इस समय बैंक से कर्ज नहीं लेना चाहता था। अगर ड्रीम टेक्नोलॉजी को कोई बड़ी समस्या आती तो बैंक जरूर आकर इस सुनहरी कलहंस को निगल जाता और यान फेई के लिए कुछ नहीं छोड़ता। यान फेई को जो जानकारी मिली थी उसमें यह भी था कि मुख्यालय भवन के संपत्ति मालिकों को उस छोटे से समूह ने बहका दिया था, जो उसकी कंपनी को इमारत से बेदखल करने में सहयोग करने को तैयार थे, जिससे ड्रीम टेक्नोलॉजी के पास काम करने की कोई जगह नहीं बची। इसी जानकारी के कारण यान फेई ने उस मजबूत इमारत को तुरंत सुरक्षित करने पर जोर दिया ताकि कोई उसे बाहर न निकाल सके। उन्हें निशाना बनाने की योजना बेहद दुर्भावनापूर्ण थी। अगर इसे अचानक अंजाम दिया जाता तो यान फेई और लू पिनपिन अचानक से चौंक सकते थे, शायद अराजकता में फंस जाते या पूरी तरह हार का सामना भी करना पड़ता। लेकिन अब जब यान फेई और लू पिनपिन को इस साजिश का पता चल गया था तो उनके पास एक जवाबी योजना तैयार थी, जिससे वे अपने खिलाफ रची गई इस मुसीबत से आसानी से बच सकते थे। नतीजतन लू पिनपिन ने शंघाई नगर सरकार के साथ इमारत के स्वामित्व को लेकर बातचीत तेज कर दी। इमारत पर जल्द से जल्द कब्जा करने के लिए ड्रीम टेक्नोलॉजी ने कीमत में भारी रियायत भी दी और अंततः 7.8 अरब युआन में सौदा तय हुआ। इस बीच लू पिनपिन ने उन बैंकों के ऋण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जिन्हें ये खबर मिली थी, और इसके बजाय पूरे 7.8 अरब युआन नकद चुकाने का विकल्प चुना। हालांकि जब उन्होंने अधूरी इमारत के पास 200 म्यू जमीन भी खरीदनी चाहिए तो शंघाई नगर सरकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। कारण ये था कि जमीन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और शंघाई में एक ही सौदे में इतनी बड़ी जमीन बेचने का कोई उदाहरण नहीं था। हालांकि उन्होंने ये संकेत जरूर दिया कि जमीन जल्द ही नीलामी प्रक्रिया में शामिल होगी और ड्रीम टेक्नोलॉजी उस समय प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर इस जमीन के इस्तेमाल का अधिकार हासिल कर सकती है। यान फेई का विशेष अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था और वह थोड़ा निराश लग रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे यान फेई और लू पिनपिन ने शंघाई के पड़ोसी प्रांत सुजो के विकास क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण कारखाना ढूंढ लिया था। आकर्षक शर्तों का लाभ उठाकर उन्होंने इस कारखाने को सफलतापूर्वक खरीद लिया। जब यान फेई ने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उनके पास पैसों की कमी थी और उनके पास जमीन के बिना एक छोटी सी फैक्ट्री खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब ड्रीम टेक्नोलॉजी के पास पर्याप्त धन था तो फैक्ट्रियों की खरीद का उनका साहस और भी बढ़ गया। खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री एक विशाल फैक्ट्री थी जो सुजो के नीचे जिनशान सिटी डेवलपमेंट जोन में स्थित थी, जिसमें पूरी तरह से जमीनी प्रक्रियाओं, सुसज्जित विनिर्माण सुविधाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्याप्त संख्या में योग्य उत्पादन कर्मचारियों के साथ 500 एकड़ जमीन थी। जैसे ही यान फेई ने शंघाई में खाद्य उत्पादन फैक्ट्री बंद की, ये जगह तुरंत वजन घटाने वाली कुकीज का उत्पादन शुरू कर सकती थी।
फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदने में यान फेई को 1.5 अरब युआन का खर्च आया, लेकिन अब फैक्ट्री पूरी तरह से ड्रीम टेक्नोलॉजी की होगी, जिसमें आसपास की जमीन, उस पर मौजूद इमारतें और उपकरण भी शामिल हैं, जो सब कंपनी के हैं। अब से यान फेई को दूसरों द्वारा अपनी जीवन रेखा काट दिए जाने का डर नहीं रहेगा, जब तक वह गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाना जारी रख सकता है। ड्रीम टेक्नोलॉजी तब और बड़ी और बेहतर हो सकती है। यान फेई और लू पिनपिन ने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए गुप्त रूप से काम किया। ऊपरी तौर पर नई खरीदी गई खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, वे अभी भी अपने पुराने उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रहे थे। हालांकि गुप्त रूप से फैक्ट्री के उपकरणों का रूपांतरण किया गया था और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था, ताकि वजन घटाने वाली कुकीज के आधिकारिक उत्पादन के लिए सब कुछ तैयार हो सके। उस रात यान फेई उस छोटे से समूह की ताज़ा गतिविधियों के लिए ऑनलाइन समाचार देख रहा था, तभी अचानक उसे एक कॉल आया। उसने देखा कि यह अफ्रीका से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। उत्सुकतावश उसने जल्दी से कॉल उठाया और एक कर्कश आवाज सुनी। छोटी फे, कैसी हो? मैं वेन रॉ हूँ, freewebnovel.com। यान फेई दिन रात वेन रॉ को याद करता रहता था, और हालांकि ड्रोन और दूसरे कामों की वजह से वह उससे मिलने नहीं आया था, अब उसकी पुकार सुनकर वह खुशी से भर गया। उसने जवाब दिया, छोटी रॉ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा फोन पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। वेन रॉ ने खुशी से कहा, छोटी फेई, अफ्रीका में हमारे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का चिकित्सा सहायता कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और हम छुट्टी पर हैं। मैं चीन जाने की योजना बना रहा हूं और सोच रहा हूं कि क्या आप मेरा स्वागत करेगी। यान फेई ने बहुत खुश होकर उत्साह से कहा, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप चीन कब आएंगे? मैं आपसे मिलने आऊंगा। वेन रॉ ने खुशी से जवाब दिया, हम इस समय केन्या हवाई अड्डे पर हैं। मैं भी बाकी लोगों के साथ अमेरिका वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे चीन का इतिहास और खूबसूरत दर्शनीय स्थल याद आ गए, जिनके बारे में आपने मुझे एक बार बताया था। मैं उन्हें खुद देखना चाहता हूँ। चूंकि आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं अभी टिकट खरीद सकता हूँ और कल देर से ही सही शंघाई पहुँच जाऊंगा। यान फेई बहुत खुश था। हालांकि वह अपनी व्यस्तता के बाद वेन रॉ से मिलने और अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए चुपके से अफ्रीका जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसकी शंघाई यात्रा उसे बेहद उत्साहित कर रही थी। वेन रॉ की यात्रा की योजना समझने के बाद उसने उसके स्वागत की पहले से तैयारी कर ली। उस रात वेन रॉ को फिर से देखने की उम्मीद में यान फेई को नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, जब तक कि रात के 2 बजे के आसपास उसे नींद नहीं आ गई। जैसे ही भोर हुई, उसने कुछ उलझन में आंखें खोलीं और बिस्तर पर बैठकर कुछ याद करने लगा। उसने कल रात एक सपना देखा था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हुआ था, कुछ ऐसा जो उसे यकीन था कि उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही वह उठा, उस घटना का विवरण उसकी स्मृति से ओझल हो गया था। उसने कितना भी याद करने की कोशिश की, उसे याद नहीं आ रहा था कि सपने में क्या हुआ था। जापान से लौटने के बाद से यान फेई रात में ऐसे ही सपने देख रहा था। हालांकि उसे उनका सार याद नहीं था, फिर भी उसे अवचेतन रूप से लगता था कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। जब वह अभी अभी लौटा था, तो उसे हर 2-3 दिन में ऐसे ही सपने आते थे, लेकिन अब ये हर रात होने लगे थे, जिससे उसे बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। यान फेई उठते समय थोड़ा उलझन में था, लेकिन वेन रू के आने की खुशी ने जल्द ही उसकी उलझन को दूर कर दिया। सुबह यान फेई कंपनी गया, लू पिनपिन से मिला और उसे बताया कि वह दोस्तों के साथ देश भर की यात्रा के लिए छुट्टी ले रहा है और उसे लौटने में कुछ समय लगेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यान फेई और लू पिनपिन ने उस छोटे से समूह की उनके खिलाफ साजिशों का जवाब देने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसके पास यात्रा पर जाने का समय था। वरना वह इस नाजुक घड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता, इस डर से कि अगर कुछ हुआ और वह नहीं मिला तो उसे बहुत पछतावा होगा। लू पिनपिन आमतौर पर यान फेई की दैनिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ नहीं करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साहित अभिव्यक्ति को देखने के बाद वह अपने भीतर के संदेह को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी और पूछा, फेई, क्या आप जिस दोस्त के साथ यात्रा कर रहे हैं वह एक महिला है? शुरुआत में यान फेई को लू पिनपिन के सामने दूसरी महिलाओं के बारे में बात करने में अनजाने में ही हिचकिचाहट हुई, लेकिन लू पिनपिन ने उसकी घटिया हरकतों पर ध्यान दिया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ, मैं जिस महिला के साथ यात्रा कर रहा हूँ वह एक महिला है।
मैं उससे अफ्रीका में रहते हुए मिला था। वह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन में एक नर्स है और जब मैं खतरे में था तब उसने मेरी मदद की थी। वह एक चीनी अमेरिकी है जो कभी चीन नहीं गई। चीन के इतिहास और खूबसूरत नज़ारों के बारे में मेरी बातें सुनने के बाद वह खुद आकर उसे देखना चाहती थी। यान फेई के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखते हुए लू पिंगपिंग ने मजाक में कहा, क्या आपको वह पसंद है? यान फेई ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं। यान फेई को देखते हुए लू पिंगपिंग ने एक अजीब भाव दिखाया और कहा, फेई, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें उस भविष्यवाणियों से डर नहीं लगता जो ताओवादी पुजारी ने तुम्हें बचपन में दी थी? जब यान फेई पढ़ाई कर रहा था तो घर के पास खेलते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़े ताओवादी पादरी से हुई। पादरी बहुत दयनीय लग रहा था, मानो भूख से मर जाएगा। उस पर दया करके यान फेई ने उसे वह रोटी दे दी जो उसके हाथ में थी। पादरी ने रोटी खा ली तो उसने यान फेई का हाथ पकड़ लिया और उसकी दया का बदला चुकाने के लिए उसका भविष्य बताने पर जोर दिया। उस समय यान फेई, जो हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक था, पादरी को अपना भविष्य बताने की इजाजत देने के लिए राजी हो गया। यान फेई की हथेली और चेहरे की जांच करने और उसकी जन्मतिथि पूछने के बाद पुजारी के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। कुछ देर झिझकने के बाद उसने आखिरकार यान फेई को परिणाम बताया। पुजारी ने कहा कि यान फेई निरंतर उथल पुथल भरा जीवन जिएगा और उसका कोई स्थायी घर नहीं होगा, और वह विपत्ति के एकाकी नक्षत्र से ग्रस्त है, जो उसके परिवार और दोस्तों के लिए मृत्यु का कारण बनेगा और उसे एकाकी जीवन जीने के लिए नियत किया गया है। हालांकि यान फेई उस समय भोला था, लेकिन वह कुछ हद तक जानकार भी था और पुजारी की बड़ा चढ़ाकर कही गई बातों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने सोचा कि पुजारी उससे पैसे ठगने के लिए ऐसी बातें कह रहा है, इसलिए उसने उसे भगा दिया। freewebnovel.com। हालांकि पुजारी द्वारा यान फेई का भविष्य बताने के कुछ ही समय बाद यान फेई के माता पिता दोनों बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अजीब बात यह है कि अगले 6 महीनों में उसके परिवार के बचे खुचे रिश्तेदार और दोस्त भी दुर्घटनाओं का शिकार हो गए और सभी की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि उसके हाई स्कूल के कुछ करीबी दोस्तों ने भी पारिवारिक विपत्तियों का अनुभव किया, कुछ कार दुर्घटनाओं में तो कुछ आग में। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कोई भी बिना किसी चोट के बच नहीं पाया। इन वास्तविक जीवन के उदाहरणों का सामना करते हुए यान फेई, जो भूतों और देवताओं में विश्वास नहीं करता था, पुजारी की बातों पर विश्वास करने लगा और स्वयं को विपत्ति का अकेला सितारा समझने लगा, जो अकेलेपन के जीवन के लिए अभिशप्त है। फिर यान फेई ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में एक बड़ी सफलता हासिल की। अप्रत्याशित रूप से जैंडन विश्वविद्यालय के जीनियस क्लास में प्रवेश पा लिया, जहां उसकी मुलाकात लू पिंगपिंग से हुई। चूंकि वे दोनों कक्षा के सबसे साधारण छात्र थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से करीब आ गए। हालांकि जब भी यान फेई अपने भाग्य के अकेले सितारे के बारे में सोचता तो वह अवचेतन रूप से लू पिंगपिंग से दूरी बनाए रखता। अगर लू पिंगपिंग ने पहल न की होती तो वे कभी घनिष्ठ मित्र नहीं बन पाते। जीनियस क्लास में बिताए समय के दौरान यान फेई ने लू पिंगपिंग की स्थिति को ध्यान से देखा और ये देखकर कि पिछले कई सालों से लू पिंगपिंग के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, उसने अपनी चिंताएं छोड़ दी, भाग्य में अपने विश्वास को निराधार मानकर त्याग दिया और जो कुछ भी पहले हुआ था उसे महज संयोग मान लिया। इस तरह वह धीरे धीरे लू पिंगपिंग का सच्चा दोस्त बन गया। लेकिन विश्वविद्यालय के चौथे वर्ष में लू पिंगपिंग के पिता लू शिचुन भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए और उनकी मां सदमे से चल बसी, जिससे लू पिंगपिंग अकेली रह गई। लगभग रातों रात लू पिंगपिंग की प्रतिष्ठा गिर गई और वे बहुत नीचे गिर गईं। लू पिंगपिंग के परिवार पर आई विपत्ति को देखकर यान फेई को तुरंत अपने अकेलेपन की याद आई और उसे लगा कि लू पिंगपिंग की बदकिस्मती की वजह उसकी ही किस्मत है। उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और जब ग्रेजुएशन के बाद शंघाई जाने से पहले लू पिंगपिंग सलाह लेने आई तो यान फेई ने उसे रोका नहीं। उसका मानना था कि लू पिंगपिंग उससे जितनी दूर रहेगी उसकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। इसके बाद के वर्षों में यान फेई ने लू पिंगपिंग से कभी संपर्क नहीं किया, इस डर से कि उसका भाग्य उसे फिर से प्रभावित करेगा। स्नातक होने के बाद वह घर पर ही रहा और बाहर नहीं गया, क्योंकि वह किसी और के जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहता था। ड्रोन अवतार प्राप्त करने के बाद ही यान फेई को लगा कि उसकी किस्मत पलट गई है और वह आखिरकार भाग्य के बंधनों से मुक्त हो गया है। पिछली घटनाएं बहुत पहले ही बीत चुकी थीं और उसने आखिरकार अपने भाग्य के डर को छोड़ दिया और उसे सामंती अंधविश्वास की श्रेणी में डाल दिया।
यही वजह थी कि जब यान फेई फिर से उसके पास आया तो उसने लू पिंगपिंग को मदद के लिए बुलाने की पहल की। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि भले ही यान फेई के भाग्य में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन ड्रोन मिलने के बाद वह बदल गई थी। यह इस बात से साफ जाहिर था कि लू पिंगपिंग इतने लंबे समय से बिना किसी परेशानी के उसकी मदद कर रही थी और उसकी कंपनी लगातार बेहतर होती जा रही थी। लू पिंगपिंग उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते यान फेई की डेडली लोनली स्टार के भाग्य को लेकर उसकी चिंताओं से सबसे अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वह समझती थी कि यान फेई का कोई दोस्त क्यों नहीं था। किसने सोचा होगा कि अब एक ऐसी लड़की होगी जिस पर यान फेई फिदा हो जाएगा और अनजाने में उसे उसकी याद दिला दी होगी। यान फेई हंसी और बोली, अब मुझे एहसास हुआ है कि भाग्य और ये सब सिर्फ सामंती अंधविश्वास है। मेरे पिछले अनुभव सिर्फ संयोग थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लू पिंगपिंग एक पल के लिए चौंक गई, फिर हाथ हिलाते हुए बोली, जाओ मजे करो, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद वापस आना याद रखना। यान फेई ने सिर खुजलाया, जल्दी से ऑफिस वापस सामान समेटने गया और कंपनी से निकल गया। जब वह कंपनी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने लू पिंगपिंग की सेक्रेटरी को एक लड़की से फुसफुसाते हुए सुना, जो अंदर जाकर लू पिंगपिंग से कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत करवाने वाली थी। सावधान रहना, मैंने अभी देखा है कि मिस्टर लू का रंगरूप ठीक नहीं है। कोई बुरी खबर हो सकती है और तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। freewebnovel.com। कंपनी का काम निपटाने के बाद यान फेई अफ्रीका के नैरोबी हवाई अड्डे से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से मिलने शंघाई हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बहुत समय पर थी और तभी यान फेई ने यात्री मार्ग पर विनरॉ को देखा। उसके आकर्षक रूप रंग ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स छोड़ने के बाद विनरॉ ने अब सफेद नस की वर्दी नहीं पहनी, बल्कि बेहद फैशनेबल आधुनिक कपड़े पहने। अपनी लंबी कद काठी, गोरी त्वचा और खूबसूरत रूप रंग के साथ वह अपने कपड़ों की पृष्ठभूमि में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई परी हो जिससे यानफी उसे घूरता रह गया। विनरॉ यान फेई के सामने खड़ी हो गई, उसकी आंखों के सामने मजाकिया अंदाज में अपना हाथ लहराया और उसके स्तब्ध भाव को देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। बोली, क्या बात है, पहले कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी। यान फेई ने असामान्य रूप से शर्माते हुए हकलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। यान फेई को अपने सच्चे विचार व्यक्त करते देख विनरू थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, छोटी फेई, तुम मुझे हमेशा चीन के प्राचीन इतिहास और चीनी दृश्यों के बारे में बताती थी। अब जब मैं आखिरकार चीना ही गया हूं, तो मेजबान होने के नाते तुम्हें मुझे चीन का अच्छा दौरा कराना होगा। यान फेई एक आदर्श सज्जन होने के नाते झुके और एक आमंत्रणपूर्ण इशारा करते हुए कहा, प्रिय मिस विनरॉ, क्या मुझे आपको चीन घुमाने का सम्मान मिल सकता है? विनरॉ ने अपनी हंसी रोकते हुए अपना हाथ यान फेई के हाथ में रखा और कहा, यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। यान फेई बहुत खुश हुआ, उसने मौके का फायदा उठाकर विनरॉ का हाथ पकड़ा और उसे कार तक ले गया। यान फेई गाड़ी चला रहा था, विनरॉ उसके बगल में बैठी थी। यान फेई के ड्राइवर को बहुत पहले ही बाहर भेज दिया गया था, इस समय तीसरे पहिए की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। जैसे ही यान फेई राजमार्ग पर पहुंचा, विनरॉ ने पूछा, छोटे फेई, क्या तुमने अफ्रीका में कुछ अमेरिकियों को नाराज किया है? यान फेई चौंका और अवचेतन रूप से कार की गति धीमी कर दी और चिंतित होकर पूछा, छोटी रॉ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? विनरॉ ने कहा, आपके अफ्रीका छोड़ने के कुछ ही समय बाद अमेरिकी सीआईए के एजेंट हमारे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन में आए और पूछा कि क्या हमने किसी चीनी व्यक्ति का इलाज किया है। उनके विवरण से ऐसा लग रहा था कि वे आपके बारे में बात कर रहे थे। यान फेई ने तुरंत पूछा, तुम लोगों ने क्या कहा? विनरू ने जवाब दिया, सौभाग्य से मैंने पहले ही हमारे अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को आपकी जानकारी गोपनीय रखने के लिए सूचित कर दिया था। इसलिए जब सीआईए के एजेंट उनसे पूछताछ करने आए तो उन्होंने आपका बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने चीन से आए किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं किया है, न ही उन्होंने आसपास किसी चीनी व्यक्ति को देखा है। इसलिए निश्चिंत रहें, उन सीआईए एजेंटों को हमसे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यान फेई को पहले ही एहसास हो गया था कि अफ्रीका में उसकी सबसे बड़ी खामी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन के साथ उसका अनुभव था। हालांकि वो वहां सबको मारकर उन्हें चुप नहीं करा सकता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खामी से कैसे निपटा जाए। लेकिन अचानक विनरॉ ने चुपचाप उसके लिए यह समस्या सुलझाकर उसे एक सुखद आश्चर्य दिया, जो यान फेई के लिए एक विशेष स्वागत उपहार था। यान फेई ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, छोटी रॉ, मैं सचमुच तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है।
तुमने मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दी है, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। वेन रॉ मुस्कुराया और बोला, छोटी फेई, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में देखा है, और मुझे पता है कि तुम कुछ भी बुरा नहीं करोगी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक बड़ी कंपनी के मालिक हो और मुझे उम्मीद है कि तुम इबोला वायरस का इलाज जल्दी से खोजने के लिए चिकित्सा अनुसंधान में निवेश कर सकते हो। यही मेरे लिए सबसे अच्छा इनाम होगा। तभी यान फेई को एहसास हुआ कि वेन रॉ चीन में सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि उसे अफ्रीका के हालात के बारे में बताने आए हैं ताकि वह तैयार हो सके। जब उसने अपने बगल में धूप में नहाए पवित्र और दिव्य सी दिख रही वेन रॉ को देखा तो यान फेई क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक वेन रॉ चिल्लाया, छोटी फेई, सावधान रहो, सड़क पर ध्यान दो, आगे एक कार है। तभी यान फेई की घबराहट दूर हुई। उसने आगे वाली गाड़ी से बचने के लिए गाड़ी मोड़ी और गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शंघाई की ओर चल पड़ा। शंघाई के शहरी इलाके में उसने पहले से ही कमरे बुक कर रखे थे। वेन रॉ आलस्य करने वालों में से नहीं थी, चूंकि वह चीन में थी, इसलिए उसने यानफेई की व्यवस्थाओं का पूरा पालन किया और पैसों के मामलों पर उससे कोई चर्चा नहीं की। शाम को यान फेई और वेनरू ने एक प्रामाणिक चीनी दावत का आनंद लिया, जिससे वेनरू के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने बार बार प्रसिद्ध चीनी व्यंजनों की प्रशंसा की, केवल यह उल्लेख किया कि कुछ व्यंजन थोड़े मसालेदार थे। बाद में यान फेई वेनरू को शंघाई में द बंद और अन्य प्रसिद्ध स्थलों का रात्रि दृश्य दिखाने के लिए ले गया, जिसने उसे लगातार विस्मित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पली बड़ी होने के कारण मुख्यधारा के अमेरिकी मीडिया में चीन के बारे में उसकी धारणा अक्सर पिछड़ेपन और गरीबी की थी, जहां एक रिपोर्टर ने तो ये भी कल्पना की थी कि चीनी पुरुष अभी भी कतार में कपड़े पहनते हैं। इसलिए अमेरिकियों में चीन के प्रति पूर्वाग्रह थे, जिसमें वेनरू भी शामिल थीं। अब न्यूयॉर्क से भी अधिक हलचल भरे दृश्यों का सामना करते हुए वह चकित थी। वेन रॉ को बच्चों की तरह खुशी से उछलते देखकर यान फेई को अंदर से एक सुकून भरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इसी जीवन में वेन रॉ के साथ दुनिया घूम सके तो यही सबसे बड़ी खुशी होगी। शाम को यान फेई वेन रॉ को वापस होटल ले गया और फिर उसे विदा किया। ये देखकर कि उसने उससे रुकने के लिए नहीं कहा, उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई और उसके पास अकेले घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह यान फेई अभी भी उस सपने से परेशान होकर उठा जिसे वह अभी अभी भूला था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी मेजबानी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गया। वह वेन रॉ को शंघाई के सभी मशहूर जगहों के साथ साथ पास के सुजो और हैंग सिटी भी ले गया। फिर यान फेई और वेन रॉ हाई स्पीड रेल रूट से उत्तर की ओर डोंगयू, तियानजिन और बीजिंग की ओर बढ़े। उन्होंने फॉरबिडन सिटी का दौरा किया और साथ में ग्रेट वॉल पर चढ़ाई की और चीनी संस्कृति की चमक और उसके प्राकृतिक दृश्यों की खूबसूरती में डूब गए। वेनरू, एक चीनी महिला जिसे बचपन से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में छोड़ दिया गया था, हमेशा अमेरिकी संस्कृति से खुद को अलग थलग महसूस करती थी। इस क्षण उसे आखिरकार अपनी जड़ें मिल गईं क्योंकि उसकी रगों में एक रहस्यमय शक्ति इस प्राचीन देश के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। वेनरू द्वारा चीनी संस्कृति को स्वीकार करते देख यान फेई को बेहद खुशी हुई। उसके मन में, हालांकि पश्चिमी संस्कृति अच्छी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से अधिकांश चीनी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं थी। चीनी होने के नाते व्यक्ति को चीन की प्रामाणिक परंपराओं को अपनाना चाहिए, यही एक सच्चे चीनी होने का अर्थ है। और इस तरह यान फेई ने वेन रॉ को चीन के विशाल और खूबसूरत भूभाग में घुमाया। वे उत्तर में 3 पूर्वोत्तर प्रांतों तक, पश्चिम में ग्रेटर नॉर्थ वेस्ट तक और रहस्यमयी वू सीजांग तक भी गए। अंततः वे यून्नान के उष्णकटिबंधीय वर्षावन बन्ना शहर पहुंचे। रास्ते में यान फेई और वेन रॉ ने दिन रात साथ बिताए, एक दूसरे के लिए उनका प्यार तेजी से बढ़ता गया। पहले यान फेई को वेन रॉ का हाथ थामने के लिए तरकीबें अपनानी पड़ती थीं, लेकिन अब वह आखिरकार उसे असली रूप में थाम सकता था। वेन रॉ ने यान फेई के सामने अपना असली रूप भी प्रकट किया, जिससे उसे पता चला कि वह असल में कौन है। दोनों युवा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और प्रेम की पीड़ा और मधुरता में डूबने लगे। चूंकि दोनों में से किसी को भी रिश्तों का ज्यादा अनुभव नहीं था, हालांकि वे एक दूसरे की रुचि जानते थे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ें, इसलिए वे एक गतिरोध पर खड़े होकर सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा वे किसी भी अन्य प्रेमी जोड़े से अलग नहीं लग रहे थे। यान फेई इस दौरान बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी, वह अजीब सपना। आंखें बंद करते ही उसे वह सपना आ जाता। जागने पर वह सब कुछ भूल जाता।
अगर वेनरो उसके साथ न होता तो शायद वह पागल हो जाता। हालांकि यान फेई को अपना स्वाभिमान था और उसने अपनी परेशानी वेनरो से साझा नहीं की। एक दिन दोनों यूनान के बन्ना शहर पहुंचे। ये जगह न केवल अपने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों में व्यापक विविधता थी। वेनरू, जिन्होंने कई वर्षों तक अफ्रीका में काम किया था, वहां के जातीय रीति रिवाजों में बहुत रुचि रखते थे और चीन के अल्पसंख्यक समूहों की स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का अनुभव करने के लिए उत्सुकता से यानफेई के साथ वहां आए। उस जगह से अनजान यानफेई वेनरो के साथ एक छोटे से स्थानीय पर्यटक समूह में शामिल हो गई और उष्णकटिबंधीय वर्षावन की खोज शुरू की। अफ्रीका में भी वर्षावन थे जिनसे वेनरो अक्सर मिलती थी, लेकिन वे जगहें खतरों से भरी थीं, खूंखार जंगली जानवरों से लेकर तरह तरह के खतरनाक बैक्टीरिया और यहां तक कि केबी विद्रोहियों तक। हालांकि उसने कई बार वर्षावन देखे थे, लेकिन उसने कभी किसी वर्षावन की सही तरह से खोज नहीं की थी, इसलिए इस पर्यटक समूह में शामिल होने से वह बहुत खुश और उत्साहित हो गई। जिस टूर ग्रुप में वे शामिल हुए, वह सिर्फ 18 लोगों का एक छोटा समूह था, जिसका नेतृत्व तांगशी शुआंग नाम के एक स्थानीय अल्पसंख्यक गाइड कर रहे थे। ऊंचे पहाड़ों से होकर एक टूर बस में सवार होकर वे दोपहर तक अपने गंतव्य पहाड़ी गढ़ में छिपे दाई जातीय गांव पर नहीं पहुंचे। ये दाई गांव बहुत ही आदिम था और आज की प्रगतिशील मानव सभ्यताओं में ऐसे अछूते जातीय गढ़ धीरे धीरे दुर्लभ होते जा रहे थे। ये केवल यूनान के घने पहाड़ों में ही पाए जा सकते थे। गाइड के परिचय के साथ यानफेई और वेनरो ने उत्सुकता से दाई जातीय गांव का भ्रमण किया। वहां के रीति रिवाज काफी अनोखे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। अपनी यात्रा के दौरान दाई गांव वालों ने एक विवाह समारोह का प्रदर्शन किया, जिसमें यानफेई और वेनरो को दूल्हा दुल्हन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। यानफेई और वेनरो, जिनके चेहरे लाल हो गए थे, गांव वालों के मार्गदर्शन में दाई विवाह समारोह का अभ्यास कर रहे थे। समारोह के दौरान वे एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और वे और भी ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। freewebnovel.com। शाम को एक बेहद खास दाई भोज का आनंद लेने के बाद दाई कुल के लोगों ने एक अलाव पार्टी का आयोजन किया, जहां सभी ने खूब आनंद उठाया। यहां तक कि यानफेई ने भी अपनी सारी चिंताएं त्याग दी और खुशी खुशी दाई की मातृभूमि की यात्रा में लग गया। अंत में यानफेई वेनरो को आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस ले गया। वेनरो ने पूरे रास्ते कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और यानफेई ने उसकी शर्मिंदगी भरी हालत देखकर अपने दिल में हलचल महसूस की। लेकिन वेनरो चुप रही, इसलिए वह अनिच्छा से बिना किसी सीमा के वहां से चला गया और अपने कमरे में वापस आ गया। रात में यानफेई बेचैनी से बिस्तर पर लेटा रहा और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सुबह 1 बजे तक करवटें बदलता रहा और आखिरकार गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद यानफेई अचानक उठा और उसने चारों ओर घना सफेद कोहरा देखा। ये दूध जैसा घना था और अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के बावजूद वह केवल 2 मीटर आगे ही देख पा रहा था। उस दूरी के आगे सब कुछ घने सफेद कोहरे में विलीन हो गया था, अस्पष्ट और अदृश्य।